मम्मी जी, कल काम वाली नहीं आएगी तो आप बर्तन धो दीजिए। वैसे भी घर का आधा राशन तो आपके रिश्तेदारों और जान पहचान वालों पर खर्च हो जाता है। मैं तो कह देती हूँ, अगले महीने से मैं काम वाली को निकाल दूंगी। अब आपको ही झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ेगा, वरना अपने रिश्तेदारों से साफ साफ कह दीजिए कि हमारे घर पर ना आया करें। सोनी अपनी सास लता जी से कहती है। लता जी बोली, ठीक है, पर बहू कितनी ठंड है, सर्दियों में तो पानी में हाथ डालने का मन भी नहीं करता। देख लो, तुम खुद रजाई में घुसकर बैठी हो और मुझसे रात की रसोई निपटाने की बात कह रही हो। सोनी बोली, अच्छा, मुझे तो जैसे पता ही नहीं। सच में लगता है इस बार ठंड पिछले साल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। आप ऐसा कीजिए, रसोई में पोछा भी रात में ही लगा दीजिएगा। बड़ी आई नाजुक बनने वाली। मैं खाना बनाती हूँ तो क्या मुझे ठंड नहीं लगती? लता जी बोली, बहू तुम अभी जवान हो, पर तुम ऐसा क्यों नहीं करती? खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, पर काम वाली को मत हटाओ। इतना कहते हुए लता जी की आंखें भर आई। सोनी बोली, ये अपना ड्रामा बंद कीजिए। आप जानती हैं कि विवेक घर में है, इसीलिए आप ये सब नाटक कर रही है ना। याद रखिए, सुबह वो ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं ही घर में रहती हूँ। तो अब जाइए, रसोई साफ कीजिए। तभी विवेक गर्म पानी लेकर वहां आ गया। अरे माँ, आप अभी तक सोने नहीं गई? लता जी कुछ कहती उससे पहले ही सोनी बोली, देखिए ना, ठंड से मेरे हाथ पांव कैसे ठिठुर गए हैं। तो मम्मी जी कह रही हैं रसोई का बाकी काम वो निपटा लेंगी। ठीक है मम्मी जी, आप ही कर लीजिए काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लता जी ये सुन चुपचाप रसोई में चली गई। विवेक बोला, मेरी माँ तो है ही बहुत अच्छी। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। सोनी बोली, लो जी, आ गए मम्मी जी के रिश्तेदार। जब देखो कोई ना कोई मुंह उठाए चला आता है। मैं पहले ही कह दे रही हूँ, मैं बाहर जाने वाली नहीं हूँ। सोनी का ससुराल रेलवे स्टेशन के पास ही था, इसलिए आते जाते ससुराल वाले, मायके वाले और जान पहचान वाले देर सवेर घर आ जाते, और इसके लिए सोनी लता जी को ही जिम्मेदार ठहराती थी। लता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। जो कोई भी घर आता उससे वो प्यार और अपनेपन से मिलती थी, इसलिए उनके घर पर जान पहचान वाले बेझिझक आ जाते थे। विवेक बोला, सोच लो, कहीं तुम्हारे मायके वाले हुए तो? सोनी को ना चाहते हुए भी विवेक के साथ बाहर आना पड़ा। विवेक बोला, अरे शर्मा अंकल, आंटी, आप इतनी रात को, और वो भी बेटियों के साथ? विवेक सोनी से बोला, सोनी, दिल्ली शिफ्ट होने से पहले हम मुंबई में शर्मा अंकल के पड़ोसी हुआ करते थे। विवेक ने सोनी को इशारा किया तो सोनी को उनके पैर छूने पड़े। शर्मा जी झिझकते हुए बोले, माफ करना बेटी, इतनी रात को परेशान किया, लेकिन क्या करते, दिसंबर की कड़ाके की ठंड, ऊपर से घना कोहरा, मुंबई की रात की ट्रेन सुबह आएगी। पहले सोचा होटल चला जाऊं, पर साथ में 2 जवान बेटियां हैं, ये सोचकर मन नहीं माना। फिर तुम्हारी सास का ख्याल आया तो हम तुम्हारे घर पर आ गए। सोनी बोली, अब अंकल जी, मेरी सास को तो कुछ करना नहीं पड़ता है, तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? तभी लता जी रसोई से निकली और बोली, कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, ये आपका ही घर है, जब मन हो चले आइए, और ऐसी परेशानी में अपने ही तो काम आते हैं। जवान बेटी के साथ किसी अनजान होटल में रहना सही नहीं है, क्यों बहू? सोनी बोली, हाँ हाँ, ये हमारा घर थोड़े ही है, होटल ही तो है। लोग आते हैं, फ्री में खाते हैं और चले जाते हैं। विवेक ने सोनी का हाथ दबाया और हंसकर बोला, अरे अंकल, सोनी को मजाक करने की आदत है, आप लोग अंदर आइए। शर्मा जी की पत्नी शोभा जी बोली, लता बहन, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी भूख नहीं है, बस चाय से काम चल जाएगा। सोनी तपाक से बोली, पर दूध तो खत्म हो गया है, चाय कैसे बनाए? लता जी मुस्कुराकर बोली, अरे कोई बात नहीं बहू, घर में नींबू तो है, मैं चाय बना दूंगी, पर खाली पेट सोने थोड़ी देंगे। बस 15 मिनट में हल्का फुल्का खाना बन जाएगा, तो कुछ खाकर आराम से सोना। विवेक उन लोगों को दूसरे कमरे में ले गया। सोनी लता जी का हाथ पकड़ के उन्हें खींचते हुए रसोई में ले गई और बोली, मम्मी जी, ये कोई आने का वक्त है? जो देखो मुंह उठाए चला आता है, और अपनी ये भोली सूरत आप सिर्फ मेरे सामने बनाती हैं। आपको क्या लगता है मैं उन लोगों के लिए खाना बनाऊंगी? अरे खाना बनाए मेरी जूती। जब वो कह रहे थे कि उनको भूख नहीं है, तो बेकार में जिद करने की क्या जरूरत थी? हम पर आपका बोझ क्या कम है जो आप दूसरों को भी बुला लेती हैं? लता जी बोली, बहू ऐसा मत बोलो, वो लोग अपना समझकर इतनी रात को हमारे दरवाजे पर आए हैं। कोई भी किसी के घर यूं ही नहीं चला आता।
और घर आए मेहमान का यूं अनादर नहीं करना चाहिए। तुम ही सोचो, भला दिन भर से उन्हें भूख नहीं लगी होगी क्या? सोनी बोली, बहुत दया आ रही है ना आपको उन पर। याद रखिए, कल एक टाइम का आपका खाना कट। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए और मेरी मदद कीजिए। दोनों सास बहू ने जल्दी जल्दी खाना बनाया। सबको खिलाने के बाद सोनी लता जी से बोली, बहुत ठंड लग रही थी ना, 2-4 बर्तन धोने में, अब लो इतने सारे बर्तन खुद धो। तभी शर्मा जी की दोनों बेटियों को रसोई की तरफ आते देख सोनी बोली, अरे मम्मी जी, आप इतनी ठंड में बर्तन क्यों धो रही हैं? लाइए मैं धो देती हूँ। लता जी हैरान होकर बोली, बहू क्या तुम सच कह रही हो? तभी शर्मा जी की दोनों बेटियां रसोई में आई और बोली, भाभी बर्तन हम धो देंगे, आप थक गई होंगी, जाकर आराम कीजिए। लता जी सब समझ गई। वो मना करती रही, पर उन दोनों ने जबरदस्ती उनको भेज दिया और सारे बर्तन धो दिए। जाते वक्त सोनी ने लता जी का हाथ कस के दबाया और बोली, सुबह जल्दी उठकर सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर लेना। उनके सामने मुझे कहने का मौका मत देना, वरना आपकी इतनी बदनामी हो जाएगी कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी आई मेहमान नवाजी करने वाली। चलिए अब जाइए यहाँ से। लता जी ने सुबह सुबह नाश्ता बनाया। फिर सबके उठने से पहले सोनी रसोई में आ गई और बोली, अब आप जाइए, मैं सबको परोस दूंगी। नाश्ता करके वे लोग सोनी को ढेरों आशीर्वाद दे वापस चले गए। उनका प्यार देखकर लता जी को अपने पुराने दिन याद आने लगे। लता जी के आस पड़ोस के सब लोग उनको खूब मान सम्मान देते थे, क्योंकि उनका और उनके पति मनोहर बाबू का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। एक शाम भी ऐसा नहीं होता था कि लता जी के घर मेहमान ना आए हों या वो लोग किसी के घर ना गए हों। वक्त बीता, लता जी और मनोहर बाबू के बेटे विवेक की शादी हुई और सोनी बहू बनकर घर आ गई। 1 साल तो बहुत अच्छा बीता, पर एक दिन मनोहर बाबू की अकस्मात मृत्यु हो गई और विवेक का ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया। लता जी बेटे बहू के साथ रहने लगी, पर समय के साथ साथ बहू का व्यवहार ऐसा बदला मानो खुले आसमान में काले बादलों ने डेरा डाला हो। सोनी को सास का लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे तो बस खुद से मतलब था। एक दिन विवेक ने कहा, सोनी तुम्हारे हाथ कितने रूखे हो गए हैं। बस फिर क्या था, उस दिन से बर्तन धोना तो दूर की बात, सोनी पानी का कोई काम नहीं करती थी और सारे काम वो लता जी से ये कहकर करवाती कि आपका बेटा कहता है पानी का काम मत करो क्योंकि तुम्हारे हाथ रूखे हो जाते हैं। एक रोज लता जी मनोहर बाबू की तस्वीर देखकर रो रही थी और कह रही थी कि आप मुझे कैसी स्थिति में छोड़ गए। अरे बेटा बहू अगर अच्छे हों तो समय फिर भी कट जाता है, पर यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कहाँ मैं दिन रात लोगों से घिरी रहती थी और आज अपने ही घर में कैदी बन गई हूँ। शाम का वक्त हो रहा था। सोनी लता जी के कमरे में जाकर बोली, मम्मी जी ये क्या रोना धोना लगाकर मनहूसियत फैला रही है? सांझ का समय है, जाइए दिया बाती कीजिए। अरे बुढ़ापे में भगवान का नाम लीजिए और घर के काम कीजिए, तो पापा जी की भी याद नहीं आएगी। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। लता जी पूरे दिन घर के काम करती, सोनी ज्यादा से ज्यादा खाना बनाने में उनकी मदद कर देती थी। समय बीता और विवेक का ट्रांसफर अपने शहर दिल्ली में हो गया। अचानक से सोनी की आवाज लता जी के कानों में गूंजी और वो पुरानी यादों से बाहर आई। मम्मी जी क्या सोच रही है? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, इन्हें भी ऑफिस जाना है। अपने पुराने पड़ोसियों को खिला खिला कर भेज दिया तो क्या सोचा घर का काम खत्म हो गया? मैं इनका टिफिन तैयार कर रही हूँ, तब तक आप उस कमरे की बेडशीट और कल के कपड़े धोकर बाहर डालिए। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। एक रोज सोनी को उसके मायके से फोन आया। वो परेशान थी तो लता जी बोली, बहू क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिख रही हो। सोनी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आप मेरी परेशानी क्या ही दूर करेंगी। लता जी बोली, बात क्या है एक बार बताओ तो। सोनी बोली, मेरे पापा को 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से मुंबई जाना है। होटल तो ऑफिस वाले दे रहे हैं, पर खाने की परेशानी है। पापा को ब्लड प्रेशर है, बाहर का तला भुना खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। मम्मी भी पापा को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन जाना भी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। लता जी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है? याद है तुम्हें कुछ महीने पहले शर्मा भाई साहब हमारे घर आए थे। तुम्हारे पापा के खाने की व्यवस्था वो लोग कर देंगे। सोनी आश्चर्य से बोली, वो जो देर रात आए थे? लता जी बोली, हाँ हाँ वही। सोनी बोली, लेकिन 1 हफ्ते के लिए किसी अनजान को कोई अपने घर में क्यों खिलाएगा?
लता जी बोली, बहू, हम बहुत पुराने पड़ोसी थे और वे लोग रिश्ता निभाना जानते हैं, आजकल की पीढ़ी की तरह नहीं, क्योंकि अगर सब नफा नुकसान देखेंगे तो रिश्ता कैसे निभा पाएंगे। और समधी जी अनजान कैसे हुए, वो घर के सदस्य हैं। मैं अभी शर्मा जी से बात करती हूँ। सोनी हैरानी से अपनी सास को देख रही थी कि वे उसके पिता के लिए इतना कुछ कर रही है। सोनी ने अपनी माँ कामिनी जी को बताया कि हो सकता है मेरी सास सारी व्यवस्था कर दे। कामिनी जी बोली, कर भी देंगी तो क्या एहसान करेंगी, अरे उनके रिश्तेदार और जानने वाले जब आते हैं तो मेरी बेटी ही तो बनाकर खिलाती है, तो तुम ये मत सोचना कि वो तुम पर एहसान कर रही हैं। सोनी बोली, हाँ मम्मी, सही कह रही हो आप। लता जी ने शर्मा जी को फोन लगाया और सारी परेशानी उनसे साझा की। शर्मा जी बोले, भाभी, आपने हमें ऐसा बोलकर पराया कर दिया। हम हैं तो उन्हें होटल में रहने की क्या जरूरत है। आप उनसे बोलिए जब तक वे मुंबई में हैं हमारे घर ही रहेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मनोहर भाई ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया था, हम भूले नहीं हैं। बस आप उनका नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूंगा और आप चिंता मत कीजिए। लता जी ने मुंह जबानी समधी जी का नंबर उन्हें लिखवा दिया। लता जी बोली, लो बहू, तुम्हारा काम हो गया। सोनी बोली, आपने कोई इतना बड़ा भी काम नहीं किया जो मुझे सुना रही है। अब आपके रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें कौन देखता है। और मुंह बनाते हुए सोनी वहां से चली गई। लता जी ने सोचा कि बहू की आंखों में तो पानी ही नहीं है, इसे सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन शाम में विवेक घर में था तो लता जी बोली, बेटा विवेक, मौसम बदल रहा है, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द होता है, बहू से कहो हर रोज मेरी थोड़ी मालिश कर दिया करे। तभी सोनी वहां आई और बोली, क्या मैं और मालिश, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है। विवेक बोला, सोनी, तुम मेरी माँ से ये कैसे बात कर रही हो। लता जी बोली, बेटा, ये पहली बार नहीं है, बहू मेरे साथ आज से नहीं, तुम्हारे बाबूजी की मृत्यु के बाद से ऐसा ही व्यवहार कर रही है। पर मैं इतने दिनों तक चुप रही कि आज नहीं तो कल बहू को रिश्तों की मर्यादा समझ में आएगी। पर ये तो बस अपना नफा नुकसान देखकर रिश्ता निभाती है, और ये सब ये कहां से सीख रही है ये भी मुझे पता है। पर बेटा, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, बेहतर होगा तुम अपनी गृहस्थी अलग बसा लो। सोनी बोली, क्या मतलब अलग गृहस्थी बसा लो? दिक्कत आपको है तो आप इस घर से चली जाइए। आज लता जी के सब्र का बांध टूट गया था और उन्होंने सोनी को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोली, बहुत दिन तुम्हें बहू समझकर प्यार से समझाती रही, पर तुम, अरे तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती तो एक गाल की जगह उसके दोनों गाल लाल कर दिए होते मैंने। क्या ये घर तुम्हें दहेज में मिला है या तुम्हारे पति ने खरीदा है? तुम भूल रही हो, ये घर मेरे पति का है, घर का राशन पानी सब उनकी पेंशन से आता है। मैं सोचती थी बेटा इतना अच्छा है तो बहू बुरी बन ही नहीं सकती, पर तुमने तो उसकी अच्छाई का भी फायदा उठाया। विवेक बोला, माँ, आपने मुझे आज तक ये सब बताया क्यों नहीं? लता जी बोली, बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से तनाव हो, पर जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब इस घर में अगर तुम्हारी पत्नी रहना चाहती है तो मर्यादा में रहे, वरना तुम दोनों इस घर से चले जाओ। मैं अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद देख लूंगी, मैं किसी पर बोझ नहीं हूं। विवेक अपनी माँ की तरफ खड़ा हो गया और बोला, माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दिक्कत सोनी को है तो ये अपने मायके चली जाए, मैं अभी इसके पिताजी को फोन करता हूँ। सोनी विवेक से माफी मांगने लगी। नहीं, मेरे पापा को कुछ मत बताइए, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वैसे भी उन्हें अभी बाहर जाना है। मम्मी जी, आप तो सब जानती हैं, फिर कुछ कहती क्यों नहीं? लता जी बोली, मैं क्यों तुम्हारे लिए कुछ करूं? इतना कुछ करने के बाद भी मुझे क्या सिला मिला? अरे माँ अच्छी सलाह दे तो मानो, पर क्या तुम दूध पीती बच्ची हो जो तुम्हें कोई कुछ भी कह देता है और तुम मान लेती हो? विवेक सोनी से बोला, तुम एक बात जान लो, मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी माँ यहाँ गलत नहीं है। अरे उन्होंने तो आज तक कभी नफा नुकसान देखकर रिश्ता नहीं निभाया। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आता। तुम देख भी रही हो कि मेरी माँ के व्यवहार के कारण ही लोग यहाँ आते हैं। सोचो, मेरी माँ ने अपने व्यवहार से कितने लोगों को अपना बना लिया और तुम अपनी सास तक को अपना नहीं बना पाई। छी, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। तभी सोनी के पिता का फोन आया और उन्होंने कहा कि मुंबई से शर्मा भाई साहब का फोन आया था। बेटा, तुम अपनी सास को बहुत बहुत धन्यवाद कहना, उन्होंने जो किया है कोई अपना ही कर सकता है। बेटा,
इतनी अच्छी सास तुम्हें बड़े पुण्य से मिली है, इसे व्यर्थ मत जाने देना। सोनी की आंखें भर आई और उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। सोनी लता जी के पैर पकड़कर बोली, मम्मी जी, मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आपने साबित कर दिया कि सच में रिश्ते नफा नुकसान देखकर नहीं निभाए जाते हैं। लता जी बोली, देखो बहू, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपनी माँ से कहना समधी जी की फिक्र ना करें, ऐसा समझे कि वो अपने रिश्तेदार के घर ही जा रहे हैं। सोनी ने जब अपने मायके फोन किया तो कामिनी जी फिर उल्टा सीधा बोलने लगी। इस पर सोनी बोली, नहीं माँ, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। आपने आज तक कभी पापा के दोस्तों को या उनके घर वालों को अपने घर नहीं आने दिया और मुझे भी यही सब सिखाती रही। पर देखिए, मेरी सास के व्यवहार के कारण पापा की परेशानी भी खत्म हो गई। सोनी सोचने लगी कि ये सासू माँ के अच्छे स्वभाव और नेकी का बैंक बैलेंस ही तो है जो उसे सूद समेत वापस मिल रहा है। अब उनसे मुझे ये गुण सीखना ही पड़ेगा और अपना भी बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। ना जाने हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।